अस्सलाम वालेकुम प्यारे स्टूडेंट्स। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना न्यू टॉपिक प्लेटी हेलमिंथिस। तो आज हम देखेंगे कि जी प्लेटी हेलमिंथिस क्या होते हैं। देखें, वैसे तो प्लेटी हेलमिंथिस की बहुत ज़्यादा स्पीशीज़ हैं, ये बहुत बड़ा फैलम है। अप्रॉक्सीमेटली इसकी 13,000 स्पीशीज़ हैं, 13,000 स्पीशीज़ हैं। ये काफ़ी बड़ा ग्रुप है। देखिए, यहाँ पर मैंने कुछ एग्जांपल शो की हैं जो आपकी टेक्स्ट बुक की थी। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं, देखें एक ऑर्गेनिज्म हमको नज़र आ रहा है जिसको हम कहते हैं प्लेनेरिया। और ये प्लेनेरिया प्लेटी हेलमिंथिस की सबसे अहम बहुत बड़ी अच्छी एग्जांपल है, जो इस पूरे ग्रुप को यानी कि इस पूरे ग्रुप के तमाम फीचर को ज़ाहिर करती है। इसके अंदर वो सारे करेक्टरिस्टिक मौजूद हैं। इसी तरह इसकी जो सेकंड एग्जांपल है बेटा, उसको हम लीवर फ्लूक कहते हैं। एक और ऑर्गेनिज्म टेप वर्म, ये भी आपकी टेक्स्ट बुक में दिया गया है, इसको भी थोड़ा हम एक्सप्लेन करेंगे। तो देखें बेटा, हम इनके जर्नल करेक्टरिस्टिक आज पढ़ेंगे, यानी कि इनकी जो खसूसियात हैं वो कौन सी होती हैं, उनको हम डिटेल से देखेंगे। तो आज हम देखेंगे कि जी प्लेटी हेलमिंथिस कैसे होते हैं, कि आया ये सॉफ्ट हैं या फिर हार्ड होते हैं। इनके साइज़ को भी डिस्कस करेंगे और इनका हैबिटेट भी देखेंगे। और इसी तरह देखेंगे कि इनके अंदर कौन सी बॉडी वाल होती हैं, यानी कि बॉडी वाल कितनी डर्म से मिलकर बनी होती है इनकी। और आया ये सिलोमेट हैं, ए सिलोमेट हैं, इनकी सिमेट्री किस तरीके से है। इसी तरह इनमें न्यूट्रिशन का सिस्टम कैसा है, खुराक लेने का निज़ाम किस तरह है। और इस तरह इनका डाइजेस्टिव सिस्टम किस तरह का होता है। इसी तरह हम इनका एक्सक्रीटरी सिस्टम भी देखेंगे कि जिनके ज़रिए वेस्ट मटेरियल ने रिमूवल होना है। और इनका नर्वस सिस्टम भी देखेंगे। इस तरह इनका रेस्पिरेटरी सिस्टम, उसको भी डिटेल से देखेंगे। सर्कुलेटरी सिस्टम कैसा होता है। और ये जानदार लोकोमोशन किस तरीके से करते हैं, तो इनकी हरकत को भी पढ़ेंगे हम। और ये जानदार जो यानी कि प्लेटी हेलमिंथिस हैं, ये अपनी नस्ल को कैसे बढ़ाते हैं, यानी कि रिप्रोडक्शन के बारे में ही पढ़ेंगे। आया इनके अंदर कौन सी रिप्रोडक्शन मौजूद होती है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं बेटा प्लेटी हेलमिंथिस को। देखिए, प्लेटी हेलमिंथिस को अगर मैं तोड़ दूं, स्प्लिट कर दूं, तो देखिए ये स्प्लिट हो जाएगा प्लेटी एंड हेलमिंथिस में। देखिए, प्लेटी हेलमिंथिस एक्चुअली टू ग्रीक वर्ड से मिलकर बना है। एक को प्लेटी, दूसरे को हेलमिंथिस कहते हैं। इसी तरह ये जो टू ग्रीक वर्ड्स हैं, इनकी हम लिटरल मीनिंग देखेंगे ताकि मजीद हम इसको डिफाइन कर सकें अच्छे तरीके से। तो देखें बेटा, प्लेटी कहते हैं फ्लैट को, और हेलमिंथिस कहते हैं वार्म को। तो हम कह सकते हैं कि जी प्लेटी हेलमिंथिस फ्लैट वार्म होते हैं। तो मतलब फ्लैट वार्म ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड प्लेटी हेलमिंथिस। अब हमको नहीं पता कि जी फ्लैट वार्म किस तरह होते हैं। देखिए बेटा, फ्लैट का मतलब होता है चिपटा, पतला, यानी कि कोई बारीक सा इस तरह कोई स्ट्रक्चर मौजूद हो तो उसको हम फ्लैट कहेंगे। अगर मैं आपको एग्जांपल दूं बेटा, जिस तरह कोई लीफ होता है, कोई पत्ता होता है, वो भी एक चिपटा पतला होता है, यानी कि वो फ्लैट होता है। अगर मैं आपको एग्जांपल दूं बेटा अपने हैंड की, देखिए ये भी मेरा हैंड, यानी कि ऊपर नीचे इस तरह देखें तो ये भी एक चिपटा है, फ्लैट है। और वार्म कहते हैं बेटा कीड़े को। तो फ्लैट वार्म यानी कि ऐसे कीड़े हैं जो चिपटे पतले होते हैं, बड़े बारीक होते हैं। जिस तरह आप घर में रोटी पकाते हैं, वो जिस तरीके से यानी कि बारीक चिपटी होती है, तो इनका स्ट्रक्चर भी उसी तरीके से होता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये जो प्लेनेरिया है ये चिपटा पतला होगा। और ये लीवर फ्लूक, ये देखें आपको बड़ा मोटा सा नजर आ रहा है, थिक नजर आ रहा है, लेकिन ये एक्चुअली लीफ की तरह होगा, बड़ा बारीक होगा। देखिए बेटा, ये प्लेटी हेलमिंथिस सॉफ्ट होते हैं, यानी कि ये बड़े नर्म और नाजुक होते हैं, इनके अंदर कोई सख्ती नहीं होती। अगर हम जहाँ पर गौर करें बेटा, कोई आपको हड्डी, कोई आपको बून नहीं नजर आ रही। बड़े ही सॉफ्ट स्ट्रक्चर होते हैं, नर्म और नाजुक होते हैं। अच्छा, इनकी बॉडी जो होती है ना बेटा, वो डॉर्सो वेंट्रली होती है। अब डॉर्सो वेंट्रली किसको कहते हैं? देखिए बेटा, अब यहाँ से हम इसका मीनिंग निकालते हैं। डार्सो अब किसको कहते हैं एंड वेंट्रली किसको कहते हैं? डार्सो कहते हैं बेटा जो डार्सल साइड होती है, यानी कि जो बैक साइड होगी ना ऑर्गेनिज्म की, उसको हम डार्सल साइड कहेंगे। और वेंट्रल साइड, फ्रंटल यानी कि साइड होती है, जो पेट वाली साइड होती है, उसको वेंट्रल साइड कहते हैं। देखिए बेटा, आप इस हैंड के ऊपर थोड़ा गौर करें, ऐसे समझे ये हमारे पास प्लेनेरिया का स्ट्रक्चर है, ये वाला। तो अब प्लेनेरिया इस तरह यानी कि हरकत कर रहा है, तो इसकी जो बैक साइड होगी, यानी कि जो ऊपर वाली हिस्सा होगा, पिछला हिस्सा होगा, तो ऐसे यानी कि ऊपर वाले हिस्से को हम कहेंगे डॉर्सल साइड।
और जो जो नीचे वाला हिस्सा होगा यानी कि पेट वाला हिस्सा, इसको हम कहेंगे वेंट्रल साइड। यानी कि डार्सो वेंट्रली यानी कि ऊपर और नीचे से अगर इनको देखें तो डार्सो वेंट्रली ये फ्लैटेंड होते हैं। इसी तरह इनकी बॉडी बेटा कंप्रेस्ड होती है। कंप्रेस्ड कहते हैं यानी कि जो पिच की हुई हो, यानी कि उनके अंदर कोई कैविटी वगैरह मौजूद ना हो। मेरा हैंड देख सकते हैं ये पिच का हुआ है, ठीक है ना। इनके अंदर कोई यानी कि कोई बड़ा अंदर कोई कैविटी, कोई गड्ढा इस तरीके से कोई चीज़ मौजूद नहीं है। ये ऊपर नीचे देख लें, ये चिपटा एक स्ट्रक्चर है, यानी कि हम कह सकते हैं ये कंप्रेस्ड स्ट्रक्चर है। तो ये इनका स्ट्रक्चर क्या होगा, कंप्रेस्ड होगा। ये भी एक पत्ते की तरह होगा कंप्रेस्ड, और ये भी बड़ा बारीक होगा। इन तीनों का यानी कि कंप्रेस्ड स्ट्रक्चर होगा। अगर हम साइज की बात करें बेटा, तो जो प्लेटीहेल्मिन्थेस में जो सबसे छोटा जानदार होगा वो 10 मिलीमीटर होगा। और 10 मिलीमीटर ये बहुत ही स्मॉल साइज होता है बेटा। अगर हम इसकी एग्जांपल की बात करें 10 मिलीमीटर कौन सा जानदार होगा, उसकी एग्जांपल है बेटा प्लेनेरिया। ये वाला जानदार, ये माइक्रोस्कोप से हमने इसको थोड़ा बड़ा करके देखा है, वैसे ये बहुत ही छोटा होता है। इसका साइज है 10 मिलीमीटर। यानी कि प्लेटीहेल्मिन्थेस में जो जानदार शामिल हैं, जो ऑर्गेनिज्म शामिल हैं, वो 10 मिलीमीटर से लेकर सेवरल मीटर तक होते हैं। यानी कि इसमें जो साइज की बात करें, ना सिर्फ ये मिलीमीटर तक महदूद है, यानी कि मीटर तक भी बड़े होते हैं, कई मीटर तक। सेवरल मीटर इनकी लेंथ होती है। अगर हम इसकी एग्जांपल की बात करें बेटा, तो जो टेप वर्म होता है ना, उसकी अप्रॉक्सीमेटली कहते हैं कि जी ये तकरीबन कोई 4 से 12 मीटर लंबा होता है। अब 4 से 12 मीटर ये एक बहुत बड़ी लंबाई है। अब टेप वर्म को हम यहाँ पर देख सकते हैं बेटा, ये जो आपको जेग जैग स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, तो इसको हम क्या कहते हैं, टेप वर्म। और इसका साइज कितना होता है, अप्रॉक्सीमेटली 4 से यानी कि 12 मीटर तक ये लंबाई में बड़े होते हैं। अगर हम इसके हैबिटेट की बात करें बेटा, ये एंडोपैरासाइट भी होता है और एक्टोपैरासाइट भी होता है। एक्टोपैरासाइट मुराद यानी कि जो फ्री लिविंग हो। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि जी पैरासाइट क्या होता है, पैरासाइट को किस तरह डिफाइन करेंगे। देखिए, पैरासाइट एक ऐसा ऑर्गेनिज्म होता है जो किसी जानदार के अंदर रहता है, वहाँ से खुराक हासिल करता है और वहाँ से शेल्टर हासिल करता है। यानी कि वहाँ से खून भी चूसे और वहाँ पर बैठ जाए, यानी कि उसको इस तरह समझे कोई मकान भी मिल जाए, कोई शेल्टर भी मिल जाए, और इसके बदले वो हमको लॉस पहुँचाए, नुकसान पहुँचाए। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम पैरासाइट कहते हैं। यानी कि जो होस्ट का खून चूसेगा तो यानी कि उसको लॉस दे रहा है ना। इसी तरह जो एंडोपैरासाइट यानी कि जो बॉडी के अंदर रहता है, तो उसकी अगर हम एग्जाम्पल की बात करें बेटा, वो लीवर फ्लूक है। तो अब लीवर फ्लूक को हम यहाँ पर देख सकते हैं बेटा, ये आपको एक चौड़े पत्ते की तरह स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, जिसको हम लीवर फ्लूक कहते हैं। ये एक एंडोपैरासाइट है, यानी कि जो जानदारों के अंदर रहता है। ये मोस्टली कैटल में देखा गया है, जो गाय भैंस होती है उनके अंदर ये पाया जाता है। तो ये लीवर फ्लू क्या करता है, मैंने अभी आपको बताया कि ये जिस जानदार के अंदर होगा, वहाँ से उसका खून भी चूसेगा, फूड भी लेगा मतलब, और वहाँ से यानी कि शेल्टर भी लेगा, यानी कि रहने की जगह भी उसको मिल जाएगी। यानी कि जब ये उस ऑर्गेनिज्म के लीवर में रह रहा होगा, उसको मस्कन भी मिल जाएगा, हैबिटेट। तो इसके बदले वो फिर उसको नुकसान पहुंचा रहा होगा। ये पैरासाइट का फीचर होता है। अच्छा, प्लेटीहेल्मिन्थेस में कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं यानी कि जो फ्री लिविंग है। अब फ्री लिविंग से ये मुराद यानी कि उनको किसी होस्ट की ज़रूरत नहीं है, यानी कि उनको किसी जानदार की ज़रूरत नहीं होती। वो कहते हैं कि जी अगर हमको कोई जानदार नहीं मिल रहा तो हम फ्री लिविंग हो जाएंगे, यानी कि आउटसाइड ऑफ ऑर्गेनिज्म बाहर रह लेंगे। अच्छा, जो पैरासाइट किसी जानदार के अंदर नहीं रहते, तो उनको हम कहते हैं एक्टोपैरासाइट या फिर फ्री लिविंग, यानी कि बाहर मौजूद हो, बॉडी से बाहर मौजूद हो। देखिए, अगर ये बॉडी के अंदर नहीं है तो बाहर मौजूद है, तो बाहर कहाँ पर होंगे। तो इसको अगर हम जानने की कोशिश करें बेटा, जो यानी कि फ्री लिविंग है, यानी कि जो बाहर रहते हैं, ये पानी के अंदर पाए जाएंगे, जिसको हम कहते हैं फ्रेश वाटर। अब फ्रेश वाटर क्या होता है बेटा, देखिए बेटा, जो पॉन्ड वगैरह होते हैं, जो तालाब होते हैं, उनका पानी फ्रेश वाटर कहलाता है। जो नहर बह रही हो, कैनाल बह रही हो, तो वहाँ पे यानी कि जो पानी होगा उस नहर का, उसको हम फ्रेश वाटर कहेंगे। और इसी तरह जो लेक्स, झीलें वगैरह होती हैं, उसको भी, उसके पानी को भी फ्रेश वाटर कहते हैं।
यानी कि रिवर हो गया, पॉन्ड हो गया, लेक्स हो गए, कैनाल हो गई, यानी कि ये जो नदी नाले दरिया होते हैं इनके अंदर ये अक्सर पाया जाता है और इनका पानी फ्रेश वाटर कहलाता है। ये प्लेन एरिया कहाँ पर रहेगा? फ्रेश वाटर के अंदर, यानी कि ये फ्री लिविंग होगा, किसी जानदार के अंदर इसको रहने की जरूरत नहीं है। अगर हम बॉडी वाल की बात करें बेटा, ये ट्रिपलो ब्लास्टिक होते हैं। अब ट्रिपलो किसको कहते हैं? ट्रिपल तीन को कहते हैं और ब्लास्टिक कहते हैं लेयर को। ट्रिपलो ब्लास्टिक यानी कि तीन लेयर इनके अंदर मौजूद होते हैं, थ्री लेयर से ये मिलकर बने होते हैं। अब देखिए वो थ्री लेयर कौन सी हैं, अगर हम गौर करें बेटा, जो फर्स्ट लेयर होगी उसको हम कहते हैं कि जी एक्टोडर्म। एक्टो कहते हैं बेटा आउटसाइड एंड डर्म कहते हैं लेयर को, यानी कि जो एक्सटर्नल लेयर होगी, जो सबसे बाहर वाली दीवार होगी, उसको हम एक्टोडर्म कहेंगे। देखिए बेटा ये हमको एक स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, एक ट्राइएंगल की तरह, एक मुसल्लस की तरह स्ट्रक्चर नजर आ रहा है। और ये स्ट्रक्चर हमको कहाँ से हासिल हुआ? देखिए ये जो प्लेन एरिया मौजूद है ना, अगर हम इसको यहाँ से कट कर लें और इस कट वाले स्ट्रक्चर को माइक्रोस्कोप के नीचे रख कर देखें तो हमको इस तरह की यानी कि जो लेयर नजर आएंगी, तो उनके हम फिर मुख्तलिफ नाम रख देंगे। तो जो मुख्तलिफ हमको लेयर नजर आते हैं उनमें सबसे पहले एक्टोडर्म यानी कि एक्सटर्नल जो लेयर होगी, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो आपको रेड लेयर नजर आ रही है, एक दीवार नजर आ रही है, इसको हम क्या कहेंगे? एक्टोडर्म। अच्छा इनकी जो दूसरी बॉडी वाल होगी उसको हम क्या कहते हैं? मीजोडर्म। मीजो मीन मिडल, डर्म कहते हैं लेयर को, यानी कि जो मिडल लेयर होगी, यानी कि जो दरमियान में दीवार होगी, उसको हम क्या कहेंगे? मीजोडर्म। अगर हम यहाँ पर जानने की कोशिश करें बेटा, ये आपको एक ब्लू लेयर नजर आ रही है, एक नीली दीवार नजर आ रही है, जिसको हम क्या कहते हैं? मीजोडर्म। अब मीजोडर्म को इसको क्यों कहते हैं? क्योंकि देखिए ये एक्टोडर्म है, ये जो रेड नजर आ रही है, और अंदर सबसे अंदर की तरफ देखें तो ये एंडोडर्म है। तो एंडोडर्म और एक्टोडर्म के दरमियान ये जो लेयर मौजूद है, इसको हम क्या कहेंगे? मीजोडर्म, यानी कि मिडल में मौजूद है। यानी प्लेटी हेलमिंथेस में जितने भी जानदार होंगे, आया वो प्लेनेरिया हो, आया वो लिवर फ्लूक हो, आया वो टेप वर्म हो, तो इन सब के अंदर कितनी लेयर होंगी? थ्री लेयर होंगी, तीन बॉडी वाल होंगी, यानी कि ये ट्रिपलो ब्लास्टिक है। एक्टोडर्म होगी बेटा, एंडोडर्म होगी और सेंटर में मीजोडर्म होगी। देखिए बेटा जो इनका फोर्थ फीचर है उसको हम कहते हैं, अगर यानी कि हम सेलोम की बात करें, कैविटी की बात करें, तो ये ए सिलोमेट कहलाते हैं। यानी कि ए सिलोमेट क्या होते हैं? यानी कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके अंदर सेलूम ना हो, जिनके अंदर कैविटी ना हो, हैविंग नो बॉडी कैविटी आर कॉल्ड ए सिलोमेट। सेलूम का मतलब होता है बेटा कैविटी, जब ए उसके साथ लग जाए तो ए डिफाइन करता है अब्सेंट को, यानी कि ये नफी को शो करता है। सिलोमेट कैविटी वाले, ए सिलोमेट विदाउट कैविटी। अब इनके अंदर कैविटी क्यों नहीं मौजूद होती? क्योंकि हमने देखा है कि इनका स्ट्रक्चर ही थोड़ा अजीब होता है, क्योंकि इस तरीके से होता है ना, फ्लैट, यानी कि उनके अंदर कोई बड़ा गड्ढा नजर नहीं आता आपको, कोई कैविटी, कोई खाली जगह नजर नहीं आता, क्योंकि ये बड़े चिपटे पतले होते हैं पत्ते की तरह, इनके अंदर कैविटी साफ ज़रा नहीं होती, तो ये ए सिलोमेट कहलाएंगे। अगर हम अपनी बात करें बेटा, तो हमारे अंदर कैविटी होती है। देखिए ये हमारा जो पेट है, जो एब्डामन है, देखिए उसके अंदर एक बड़ा सा खला है, तो ये एब्डामन हमारी एक कैविटी है। तो इस तरह का, यानी कि इनके अंदर कोई स्ट्रक्चर नहीं होता जिसकी वजह से इनके अंदर कोई कैविटी बन जाए, तो इनको हम कहेंगे ए सिलोमेट। तो जो फिफ्थ करेक्टर है, अब सिमिट्री को हम पढ़ते हैं बेटा। सिमिट्री क्या होती है? अगर हम सिमिट्री की बात करें तो इनके अंदर जो सिमिट्री होगी वो बाईलेटरल सिमिट्री होती है। बाई कहते हैं बेटा टू को। अब बाईलेटरल सिमिट्री किस तरीके से होगी? देखिए बेटा अगर हम यहाँ पर गौर करें तो ये हमारे पास कौन सा जानदार है? इसको हम कहते हैं बेटा प्लेनेरिया। अब देखिए ये प्लेनेरिया कंप्लीट हमारे पास मौजूद था, तो सेंटर से मैंने यानी कि इसको कट कर दिया। जब मैं इसको सेंटर से कट करूंगा सिंगल प्लेन में, अब ये इस प्लेन में इसको मैंने कट कर दिया। प्लेन कौन सा था? हेड, हेड से लेकर पोस्टीरियर एंड, यानी कि एंटीरियर से पोस्टीरियर एंड की तरफ जब मैंने इसको कट किया एक ही प्लेन के अंदर, तो यानी कि ये दो मिरर इमेज बन गए। यानी कि आप देखें ये वाला साइड
और ये वाली साइड बिल्कुल एक दूसरे के मिरर इमेज है, यानी कि बिल्कुल ही एक जैसे हैं। यानी जब किसी जानदार को एक प्लेन के थ्रू हम काटें और उससे जो दो हमारे पास पीसेस बन जाएं और वो बिल्कुल ही एक जैसे हो, मिरर इमेज, तो ऐसी सिमेट्री को हम क्या कहेंगे? बाइलेटरल सिमेट्री। अगर हम बेटा न्यूट्रिशन की बात करें, ग़िज़ाइयत की बात करें, यानी कि ये जो प्लेटीहेल्मिन्थेस हैं ये अपनी न्यूट्रिशन यानी कि खुराक कहाँ से हासिल करते हैं? किन जानदारों से ये अपनी खुराक हासिल करते हैं? खुराक हासिल करने का इनका कौन सा तरीका है? प्लेटीहेल्मिन्थेस पैरासाइट हैं, और जो पैरासाइट है मैंने अभी आपको बताया, ये पैरासाइट होस्ट के अंदर रहता है, यानी कि जिस जानदार से कोई यानी कि खुराक ली जाती है, वहाँ से शेल्टर लिया जाता है, उसको हम क्या कहते हैं? होस्ट। होस्ट किसको कहते हैं? मेज़बान को, यानी कि जो खिदमत करने वाला हो। अब जिस जानदार के अंदर होंगे ना, तो वो जानदार इनका मेज़बान होगा, यानी कि खिदमत कर रहा होगा, क्योंकि ये उस जानदार का खून चूस रहे होंगे। अच्छा, इनका खुराक हासिल करने का एक और भी तरीका है, यानी कि जो जो जानदार किसी जानदार की बॉडी के अंदर नहीं है, जो बह रहे हैं, तो वो अपनी खुराक कहाँ से हासिल करेंगे? तो वो ऑर्गेनिज्म होंगे बेटा फ्री लिविंग। फ्री लिविंग से मुराद आउटसाइड ऑफ बॉडी, किसी जानदार से बहर अपनी जिंदगी गुजार रहे होंगे। देखिए बेटा, जो फ्री लिविंग होंगे वो फ्रेश वाटर के अंदर होंगे, अभी हमने पढ़ा है। जो यानी कि फ्रेश वाटर यानी कि पॉन्ड्स, लेक्स, इनके अंदर होंगे, तो वो अपनी खुराक कहाँ से हासिल करेंगे? जिस तरह एग्जाम्पल है प्लेनेरिया की, ये यानी कि फ्रेश वाटर के अंदर पाया जाता है ना, तो ये अपनी खुराक कैसे हासिल करेगा बेटा? जो फ्रेश वाटर होगा, जो यानी कि झीलों का पानी होगा, यानी कि जो तालाब का पानी होगा, उसके अंदर बेटा डेड एनिमल होंगे, छोटे छोटे डेड मुर्दा जानदार होंगे, तो ये क्या करेंगे? उन डेड एनिमल को खाएंगे, इनगल्फ कर जाएंगे। और ये डेड ऑर्गेनिज्म को कैसे खाएंगे? देखिए बेटा, अगर हम यहाँ पर गौर करें तो आपको ये माउथ नजर आ रहा है, और इनका माउथ वेंट्रल साइड पर होता है, पेट की तरफ होता है, यानी कि इस तरफ मौजूद है ना, तो ऐसे यानी कि नीचे से इनका माउथ होगा, और ये माउथ के जरिए क्या करेंगे? डेड एनिमल को खाएंगे और अपनी खुराक के तौर पर यानी कि उनको इस्तेमाल करेंगे। अगर हम डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें बेटा, अगर हम यानी कि एलिमेंट्री कैनाल की बात करें, यानी कि इनका जो खाने का सिस्टम है, जो खुराक को लेकर अंदर लेकर हाजमे का तरीका है, उसको खुराक को डाइजेस्ट करने का जो तरीका है, वो कैसा है? अगर हम डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें बेटा, इनका जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है कोई अच्छा खासा डेवलपमेंट में नहीं होता। अब अच्छा खासा डेवलपमेंट में नहीं होता, यानी कि उसके अंदर कोई स्टमक वगैरह नहीं होता, उनकी कोई प्रॉपर एलिमेंट्री कैनाल नहीं होती, उनका कोई रेक्टम नहीं होता, कोई उनकी स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, जिस तरह ये हायर एनिमल के अंदर ये सारे पार्ट्स होते हैं, तो इनके अंदर इस तरह के स्ट्रक्चर मौजूद नहीं होते, ये पुअर डेवलप होता है। अगर हम यहाँ पर जानने की कोशिश करें बेटा, इसका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है हमको कहाँ पर मिलेगा? देखिए बेटा, अगर हम यहाँ पर गौर करें तो ये आपको यानी कि हेड रीजन से, ये जो इसका सर वाला हिस्सा है, देखिए यहाँ से आपको एक ट्यूब नज़र आ रही है, एक रेड नाली नज़र आ रही है। अगर हम देखें तो जब ये नाली सेंटर पे पहुंचती है, तो इसके बाद यानी कि ये दो ब्रांचेस में डिवाइड होगी। एक्चुअली ये क्या है? उसका डाइजेस्टिव सिस्टम है, यानी कि जो प्लेनेरिया है ना, इसका जो डाइजेस्टिव सिस्टम होगा ना, ये किस तरह होगा? ट्यूब लाइक सिस्टम होगा, अंदर यानी कि ट्यूब्स वगैरह मौजूद होंगी। अगर हम सेकंड बात करें बेटा, ये ब्रांच्ड होता है। ब्रांच्ड कहते हैं शाखी स्ट्रक्चर, जिसकी शाख। अब यहाँ पर देखें ये शाख बनी हुई है, यहाँ पूरी बॉडी के अंदर ये शाख बनी हुई है, ये ब्रांच्ड सिस्टम है। और ये जो सिस्टम है ना बेटा, ये एंटीरियर साइड से शुरू हो रहा है। एंटीरियर साइड किसको कहते हैं? यानी कि ये फ्रंट वाले, ये जो हेड वाले हिस्सा है ना, इंटीरियर साइड कहते हैं। यानी कि इसका डाइजेस्टिव सिस्टम एंटीरियर साइड से शुरू हो रहा है, जो ब्रांच्ड सिस्टम है, और ये पोस्टीरियर साइड पे एंड हो रहा है, ख़त्म हो रहा है। यानी कि इसका डाइजेस्टिव सिस्टम लेंथ वाइज होगा, बॉडी की जिस तरह लेंथ होगी तो उसी तरीके से ये मौजूद होगा। इसी तरह डाइजेस्टिव सिस्टम का एक और फीचर है बेटा, सैक लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम होता है। अब सैक लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है? ये ऐसा सिस्टम होता है जिसको हम कहते हैं कि जी ऐसा सिस्टम जो सिंगल ओपनिंग रखता हो, जिसका यानी कि ओपनिंग एक हो। अब सैक लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम किस तरीके से है, यहाँ पर हम जानने की कोशिश करते हैं।
बेटा ये देखें आपको माउथ नजर आ रहा है। अब देखिए ये माउथ किस लिए इस्तेमाल होता है। माउथ यानी कि खुराक के लिए इस्तेमाल होता है बेटा। जो छोटे छोटे डेड एनिमल होते हैं उनको ये प्लेनेरिया खाता है। देखिए बेटा अब इस माउथ से यानी कि जब ये डेड एनिमल को खा लेगा यानी कि जो छोटे ऑर्गेनिज्म होंगे इसके अंदर आ जाएंगे बेटा। अब होगा क्या, देखिए अब अंदर उनकी डाइजेशन होगी यानी कि उनको उनसे खुराक हासिल करेगा। अब यहाँ पर जो जब उनको खाने के बाद उनकी डाइजेशन के बाद जो अंदर ऑर्गेनिज्म चला गया है तो अब यानी कि जो वेस्ट मटेरियल बनेगा। अब इसने अपना वेस्ट मटेरियल यानी कि उस जानदार को खाने के बाद जो वेस्ट मटेरियल होगा, जो अनवांटेड मटेरियल होगा, उसको इसने कहाँ से निकालना है। लेकिन जो वेस्ट मटेरियल बनेगा बेटा, एज फॉर एग्जांपल इसने छोटे एनिमल को खाया। जब छोटे एनिमल को खा लेगा बेटा, जब फिर क्या होगा तो उनका जो वेस्ट मटेरियल होगा वो दोबारा इसी यानी कि सुराख से, इसी माउथ से वापस निकाला जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ बेटा, जहां से इसने खुराक को हासिल किया था इस सुराख से, तो उसी यानी कि सुराख से इसने दोबारा जो अनवांटेड मटेरियल था उसको उसी सुराख से बाहर निकाल दिया। तो इसको हम कहते हैं कि जी सिंगल ओपनिंग, यानी कि एक ही सुराख था ना, जहां से खुराक हासिल की वहीं से निकाल दिया। इसको हम कहेंगे सिंगल ओपनिंग। और इस तरह का जो सिस्टम जिन जानदारों में भी होता है, इस तरह के सिस्टम को हम कहते हैं कि जी इनके अंदर साइक्लिक डाइजेस्टिव सिस्टम होता है। यानी जिनका सिर्फ माउथ हो और उनका कोई यानी कि एक्सक्रीटरी पोर दूसरा ना हो, यानी कि जिनका सिर्फ माउथ हो और उनकी कोई रेक्टम एनस वगैरह इस तरह का स्ट्रक्चर ना हो, तो उनको हम क्या कहेंगे, सिंगल ओपनिंग वाले या फिर साइक्लिक डाइजेस्टिव सिस्टम वाले। देखिए बेटा हम देखते हैं कि जी इनके अंदर रेस्पिरेटरी सिस्टम किस तरह मौजूद होता है, ये रेस्पिरेशन किस तरह करते हैं यानी कि सांस कैसे लेते हैं। और इनका जो सर्कुलेटरी सिस्टम यानी कि जो ब्लड फ्लो का सिस्टम होता है वो किस तरीके से मौजूद होता है, आया वो मौजूद है कि नहीं है, तो इसको हम डिटेल से देखते हैं। देखिए बेटा रेस्पिरेटरी सिस्टम की अगर हम बात करें तो ये अब्सेंट होता है, और सर्कुलेटरी सिस्टम ये भी अब्सेंट होता है, बिल्कुल नहीं होता, गायब होते हैं। देखिए बेटा इन जानदारों ने अब सांस तो लेना है, रेस्पिरेशन तो करनी है। जब सांस लेना है तो यानी कि कोई ना कोई इस तरह का मैकेनिज्म तो होगा सांस लेने का, जिसके जरिए गैसों का तबादला हो यानी कि ये रेस्पिरेशन कर सकें। अगर हम यहाँ पर बेटा गौर करें, ये जो आपको स्ट्रक्चर नजर आ रहा है सांप की तरह, ये ज़िगज़ैग स्ट्रक्चर जिसको हम टैप वर्म कहते हैं, अगर हम इसकी यहाँ पर गौर करें बेटा, ये आपको इसकी बॉडी सरफेस नजर आ रही है। अब ये क्या हो रहा है, यहाँ पर देखें ये ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर रहा है और यहाँ से यानी कि अपनी बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल रहा है। यानी कि ये जो ऑर्गेनिज्म है ना, ये रेस्पिरेशन किसके जरिए करते हैं, अपनी बॉडी सरफेस के जरिए, अपनी जल्द के जरिए गैसों का तबादला करते हैं। अब इनके अंदर कोई प्रॉपर यानी कि लंग्स वगैरह नहीं है, जिस तरह हमारे अंदर कोई लंग्स, जिस तरह हमारे अंदर लंग्स वगैरह मौजूद है बेटा, जिनके जरिए हम प्रॉपर रेस्पिरेशन कर रहे हैं, सांस ले रहे हैं और बाहर निकाल रहे हैं। तो इस तरीके से इनके अंदर मैकेनिज्म ऐसा नहीं होता। तो इनकी होता क्या है, इनकी जो बॉडी सरफेस है उसके जरिए डायरेक्टली गैसों का तबादला हो रहा है। ऑक्सीजन को इनटेक कर रहे हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बॉडी से रिमूव कर रहे हैं। इसी तरह ब्लड फ्लो सिस्टम यानी कि जो सर्कुलेटरी सिस्टम है ये भी अब्सेंट है बेटा। अब यानी कि इनके अंदर कोई आर्टरीज, वेन्स यानी कि ये ब्लड वेसल इस तरह का कोई चीज भी इनके अंदर मौजूद नहीं है। अब देखते हैं कि जी इनके अंदर रिप्रोडक्शन कैसे होती है, यानी कि तौलीद का अमल कैसे होता है, यानी कि ये जानदार अपनी नस्ल किस तरीके से बढ़ाते हैं। अगर हम रिप्रोडक्शन की बात करें बेटा, इनमें रिप्रोडक्शन दोनों तरह की होती है। अब दोनों तरह की से क्या मुराद, यानी कि इनके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होती है और इसके साथ साथ ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होती है। यानी कि सेक्सुअल एंड ए सेक्सुअल बोथ टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन अकर इन देम। अब ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बेटा क्या होती है, सेक्सुअल कहते हैं जिसके अंदर दो जानदार मौजूद हो, दो यानी कि मेल एंड फीमेल, उसको कहते हैं सेक्सुअल। अब ए सेक्सुअल से मुराद यानी कि जिसके अंदर सिंगल ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व हो, दो यानी कि शामिल ना हो, उसको हम क्या कहते हैं, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अगर हम ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें, प्लेटी हेलमिंथेस के अंदर जो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है वो बेटा बाइनरी फिशन के जरिए होती है। बाइनरी कहते हैं टू को, फिशन कहते हैं टूट जाना, यानी कि जब ऑर्गेनिज्म दो पीसेस के अंदर टूट जाए तो उसको हम क्या कहते हैं, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, मतलब
बाइनरी फिशन होगी उसके अंदर, यानी कि उसके 2 पीसेस बन जाएंगे। तो अब इस बाइनरी फिशन को मैं आपको एक डायग्राम के जरिए समझाता हूँ। देखिए बेटा, ये हमारे पास क्या मौजूद है, प्लेनेरिया। अब प्लेनेरिया क्या करता है, बाइनरी फिशन करता है। अगर हम यहाँ पर गौर करें बेटा, ये प्लेनेरिया मजीद क्या हो गया, 2 यानी कि पार्ट्स के अंदर स्प्लिट हो गया, 2 पार्ट्स के अंदर टूट गया, यानी कि उस प्लेनेरिया की क्या होगी, फिशन होगी। फिशन मतलब टूट जाना। अब ऐसे एक प्लेनेरिया के 2 पार्ट्स बेटा बन गए, 2 पीसेस बन गए। अब होगा क्या, ये हर पीस यानी कि अगर हम यहाँ पर देखें, इस पीस के बाद अगर देखें तो ये पीस यानी कि पूरे एक प्लेनेरिया में कन्वर्ट हो गया। इसी तरह इसका जो सेकंड पीस था, जो दूसरा टुकड़ा था, तो वो भी यानी कि प्लेनेरिया में चेंज हो गया। यानी कि इनके अंदर फ्रेगमेंटेशन होती है। फ्रेगमेंटेशन से मुराद यानी कि बाइनरी फिशन होती है। अब देखिए, हमारे पास एक प्लेनेरिया था, उससे 2 पीसेस बन गए और हर पीस से एक नया प्लेनेरिया बन गया। यानी कि इनके इनके अंदर एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इस तरीके से होती है, जिसको हम क्या कहते हैं, बाइनरी फिशन। तो आइए हम इसको देखते हैं बेटा। देखिए, ये जो ऑर्गेनिज्म है ना, प्लेटी हेलमिंथेस, ठीक है ना, ये बेटा हर्मोफ्रोडाइट है। हर्मोफ्रोडाइट अब कौन से ऑर्गेनिज्म होते हैं, दीज आर सच ऑर्गेनिज्म विच कंटेन विच हैव बोथ, यानी कि मेल एंड फीमेल, यानी कि दोनों ऑर्गेनिज्म मौजूद हो। अब हम बात कर रहे हैं बेटा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। जैसे अब हर्मोफ्रोडाइट क्या होते हैं बेटा, हर्मोफ्रोडाइट ऐसे प्लेटी हेलमिंथेस हैं, ऐसे यानी कि प्लेटी हेलमिंथेस के ऑर्गेनिज्म हैं जिनमें क्या होगा, यानी कि एक ही ऑर्गेनिज्म के अंदर दोनों यानी कि मेल एंड फीमेल पार्ट दोनों मौजूद हों। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म को, ऐसे जानदार को हम हर्मोफ्रोडाइट कहते हैं। अगर हम बात करें बेटा टेप वर्म की, तो ये ऑर्गेनिज्म जो प्लेटी हेलमिंथेस में शामिल है बेटा, ये हर्मोफ्रोडाइट है। यानी कि अब ये इसका ऐसा स्ट्रक्चर है जिसके अंदर यानी कि मेल एंड फीमेल दोनों पार्ट्स मौजूद हैं। मेल से मुराद यानी कि जहाँ पर टेस्टीज मौजूद है इनके अंदर, और फीमेल से मुराद यानी कि इनके अंदर ओवरी भी मौजूद होती है। यानी कि टेस्टीज एंड ओवरी दोनों इनके अंदर मौजूद होते हैं। टेस्टीज स्टैंड फॉर मेल एंड ओवरी स्टैंड फॉर फीमेल। अब यहाँ पर बेटा मेल एंड फीमेल हमको कहाँ नजर आएंगे, इसको जानने की हम कोशिश करते हैं। मेल फीमेल कहाँ पर मौजूद है। देखिए बेटा, ये जो ऑर्गेनिज्म है ना, ये सेगमेंटेड है। हाँ, आपको यानी कि इसके सेगमेंट आपको यहाँ पर छोटे छोटे उसके टुकड़े नजर आ रहे हैं, फ्रेगमेंट नजर आ रहे हैं। ये असल में फ्रेगमेंट होते नहीं है, फ्रेगमेंट लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। तो हम इनको फ्रेगमेंट ही फिर कंसीडर करते हैं। देखिए बेटा, इसकी बॉडी से अगर हम यहाँ से यानी कि छोटा सा कट लगा लें, मतलब एक फ्रेगमेंट को, एक टुकड़े को काट लें। देखिए बेटा, मिसाल तो पे इसको हमने काट लिया, तो अब हमारे पास ये 2 टुकड़े आ गए, 2 फ्रेगमेंट आ गए। अब इन 2 फ्रेगमेंट के अंदर हम अगर थोड़ा गौर करें बेटा, ये आपको 2 डॉट्स नजर आ रहे हैं, 2 आपको स्पॉट नजर आ रहे हैं। तो इनके अंदर जो एक स्पॉट है ना, असल में ये इसके अंदर मेल मौजूद है। कि एक फ्रेगमेंट, एक टुकड़े के अंदर हमको मेल नजर आ रहा है और उसके साथ ही यानी कि हमको फीमेल नजर आ रहा है। मीन टेस्टिस एंड ओवरी दोनों मौजूद है। इसी तरह इस दूसरे फ्रेगमेंट में भी मेल फीमेल मौजूद है। तो यानी कि हर सेगमेंट के अंदर मेल एंड फीमेल मौजूद हैं। तो जब हर सेगमेंट के अंदर मेल एंड फीमेल मौजूद हो बेटा, तो इसको हम क्या कहते हैं, प्रोग्लाटेड। इसके लिए टर्म यूज करते हैं प्रोग्लाटेड की। अब ये हर फ्रेगमेंट बेटा क्या कहलाएगा, प्रोग्लाटेड। क्यों, क्योंकि हर फ्रेगमेंट के अंदर मेल एंड फीमेल पार्ट मौजूद है। अब ये आपका बहुत ही अहम शॉर्ट क्वेश्चन है कि जी प्रोग्लाटेड क्या होते हैं। और ये जो पूरा ऑर्गेनिज्म है बेटा, ये जो पूरा टेप वर्म है, इसको हम क्या कहेंगे, हर्मोफ्रोडाइट। अब हम प्लेटी हेलमिंथेस की बेटा एग्जाम्पल के ऊपर थोड़ा गौर करते हैं। 3 एग्जाम्पल दी गई हैं बेटा। एक है बेटा डूजेसिया, जिसके अंदर प्लेनेरिया आ जाता है। अब इसके अंदर बेटा जो ऑर्गेनिज्म होंगे, जो जानदार होंगे, वो फ्री लिविंग होंगे, क्योंकि प्लेनेरिया बॉडी के अंदर मौजूद तो नहीं होता। अब भी हमने पढ़ा था कि जी ये प्लेनेरिया फ्री लिविंग होता है। यहाँ पर हमने देखा था, ये देखें, हाँ, फ्री लिविंग यानी कि फ्रेश वाटर, पानी के अंदर पाया जाता है। और इसकी बॉडी बेटा सिलिएटेड होती है। हाँ, सीलिया मौजूद होते हैं जो मोशन में, मूवमेंट में एक जगह से दूसरी जगह जाने में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है, जो सेकंड एग्जांपल है,
फिशियोला हेपाटिका जिसको बोलते हैं बेटा। हाँ, तो इसमें इसकी अगर हम एग्जांपल की बात करें तो इनके अंदर लीवर फ्लूक आ जाते हैं। लीवर फ्लूक, यहाँ पर ये स्ट्रक्चर हम देख सकते हैं, जो लीफ लाइक स्ट्रक्चर है, एक जो पत्ते की तरह एक बारीक स्ट्रक्चर है जिसको हम लीवर फ्लूक कहते हैं। अब ये लीवर फ्लूक बेटा एंडोपैरासाइट है। लीवर फ्लूक बेटा लीवर के अंदर रहता है, यानी कि जो जानवर होते हैं, मिसाल के तौर पर कोई भी जानवर हो गया, हाँ, कोई यानी कि कौ वगैरह हो गया, उनके जिगर के अंदर रहता है। इस वजह से इसको हम लीवर फ्लूक कहते हैं। फ्लूक मीन कीड़ा, तो वार्म यानी कि लीवर जिगर, यानी कि जिगर के अंदर रहने वाला ये एक तरह का कीड़ा है। अब इस फिशियोला हेपाटिका जिसकी एग्जांपल लीवर फ्लूक है बेटा, लीवर फ्लूक अब इसके टू होस्ट होते हैं, यानी कि इसके जो मेजबान है, यानी कि जिनके अंदर ये जिंदगी गुजार रहा है, इसके टू होस्ट हैं। अब अगर हम इसकी होस्ट की बात करें बेटा, इसके टू होस्ट होंगे मेजबान को, यानी कि जो खिदमत करे, यानी कि ये दो ऑर्गेनिज्म के अंदर अपना लाइफ स्पैन पूरा करता है, अपनी लाइफ को यानी कि लाइफ साइकिल जो होता है उसको कंप्लीट करता है। एक तो है बेटा शीप और दूसरा होस्ट है इसका स्नेल। एज फॉर एग्जांपल ये शीप के लीवर के अंदर मौजूद है, शीप के जिगर के अंदर मौजूद है। अब इसके हम थोड़ा लाइफ साइकिल को देख रहे हैं बेटा। अब शीप के जिगर में मौजूद है ना, तो अब शीप के जो बेटा फीसेस वगैरह होंगे, जो यानी कि जो शीप का जो वेस्ट मटेरियल होगा, उसके जरिए यानी कि ये बाहर आ जाएगा, इसके लार्वे बाहर आ जाएंगे। अब शीप के वेस्ट के जरिए जब लार्वे बाहर आ जाएंगे तो अब नीचे अब मजीद क्या होगा बेटा, हाँ, सनेल होती है, जो सनेल जो मिट्टी के अंदर रहती है। अब ये सनेल में यानी कि उसके अंदर आ जाएगा। अब सनेल क्या करेगी बेटा, ये घास फूस के इर्द गिर्द अब देखी जा सकती है, ठीक है ना। तो जब ये सनेल मूवमेंट कर रही होगी तो जो ग्रास होगा, तो उस दौरान यानी कि इसके जो लार्वे होंगे वो ग्रास को लग जाएंगे। अब यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है ना, ये हमारे पास शीप थी, तो उसके ये लार्वे वगैरह यानी कि जो उसके अंदर जो लीवर फ्लूक था, उसके लार्वे फिर सनेल के साथ अटैच हुए। सनेल के बाद उनकी मूवमेंट घास की तरफ हुई, तो घास को लग गए। जब अब इस घास को शीप खाएगी तो ये दोबारा इस शीप के अंदर आ जाएंगे। ठीक है, इसका प्राइमरी होस्ट शीप है और सेकेंडरी होस्ट स्नेल है। इसकी जो बेटा थर्ड एग्जांपल है उसको टैनिया कहते हैं। हाँ, टैनिया अब कौन से ऑर्गेनिज्म होंगे, कौन से होंगे, हाँ, ये जो आपको टेप वर्म नजर आ रहा है, ये एक तरह का टेनिया इसको बोलते हैं। यानी कि इसके भी होस्ट दो हैं, या फिर इस तरह हो सकता है कि ह्यूमन और कैटल के अंदर इस तरह दो मूवमेंट होगी, कैटल से ह्यूमन की तरफ, ह्यूमन से कैटल की तरफ, या फिर इस तरह होगा कैटल से पेग की तरफ, ये भी कंडीशन हो सकती है। या फिर ये कंडीशन भी हो सकती है बेटा, ह्यूमन से पेग की तरफ मूवमेंट करे और पेग से दोबारा ह्यूमन की तरफ। फॉर एग्जांपल हम देख लेते हैं कि जी ये ह्यूमन से पेग की तरफ किस तरह मूवमेंट करता है, ये इसका लाइफ साइकिल ह्यूमन से पेग की तरफ किस तरह कंप्लीट होता है। अब टैनिया जिसको हम टेप वर्म कहते हैं, ये इंसान के यानी कि ह्यूमन के इंटेस्टाइन, जो इंसान की जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है, मोस्टली ये वहाँ पर मौजूद होता है। यानी कि ये टेप वर्म इंसान के कहाँ पर होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर बैठा होगा, वहाँ पर ये मौजूद होगा। अब क्या होगा, मजीद क्या होगा, मजीद इस तरह होगा, देखें, जब इंसान अपना वेस्ट मटेरियल खारिज करेगा, यानी कि इंसान पूप करेगा, तो उसके बाद क्या होगा, यानी कि उसका वेस्ट मटेरियल बाहर आ जाएगा, यानी कि ये फिर टेप वर्म जो होगा ना, ये बाहर आ जाएगा। अब इंसान का जो वेस्ट मटेरियल बाहर जब आ जाएगा तो उसको ये यानी कि जो पेग, हाँ, सूर जिसको बोलते हैं, ये ह्यूमन फीसेस को खाते हैं। हाँ, ये उनकी खुराक होती है, बड़े शौक से खाते हैं। जब ये पेग इंसान के वेस्ट मटेरियल को खा लेगा, यानी कि तो टेप वर्म यानी कि इंसान से पेग के अंदर आ जाएगा और ये पेग के यानी कि मसल का हिस्सा बन जाएगा, यानी कि उसके गोश्त के अंदर चला जाएगा, उसके मसल का पार्ट बन जाएगा। अब जो ये पेग है ना बेटा, पेग के अंदर ये शिफ्ट हो गया इंसान से पेग की तरफ। अब कुछ लोग जो है ना बेटा, वो पेग को खाते हैं, मुसलमान तो नहीं खाते, दूसरे कंट्रीज में पेग को खाया जाता है, सूअर को खाया जाता है बेटा। जब ये उसके पेग के गोश्त को खाएंगे बेटा, तो ये दोबारा इंसान के अंदर आ जाएगा। और इसी तरह इंसान जब वेस्ट मटेरियल खारिज करेगा तो ये पेग खा लेगा। हाँ, पेग के अंदर चला जाएगा, पेग से दोबारा इंसान। तो इस तरीके से इसका लाइफ साइकिल चलता रहता है। इसी तरह ये टैनिया यानी कि ये जो टेप वर्म है बेटा, ये रिबन लाइक होता है। रिबन ये आपने देखा होगा, जो लड़कियां होती है शॉपिंग सेंटर से ये रिबन ले आती,
ये बड़ा फोल्डेड स्ट्रक्चर होता है, रिबन लाइक। हाँ, तो ये इसका भी यानी कि ये एक तरह का रिबन लाइक स्ट्रक्चर है।